को आगे बढ़ाते हैं हमारे मानव समाचार के एपिसोड के। तो मैं शहबाज से ये चाहूँगा कि 25वें राउंड की वोटिंग भी आप अपडेट कर दीजिए। डिक्लेयर हो चुका है तो आप उसे अपडेट कर दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स को भी ये चीज़ नज़र आए कि 75 वोटों से मुफ्ती साहब की जीत फिलहाल दर्ज की गई है। आगे रिकाउंटिंग के बाद जो भी नताइज सामने आएंगे हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। शफीक राना साहब, मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पे सबसे पहले कि मुफ्ती साहब ने जो भी सियासी वादे किए, बहरहाल मैनिफेस्टो था नहीं, उसके बावजूद भी स्टेज से जो वादे किए, तो आप, और जैसे कि हमने आपसे भी इंटरव्यू में लास्ट टाइम पूछा था कि आपने जो शरायत रखी है, जिन शरायत पे आप मुफ्ती साहब का सपोर्ट किए, तो मुफ्ती साहब अब वो वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं? हम लोग कोशिश ये करेंगे कि मुफ्ती साहब ने जो कुछ वादे किए आवाम के सामने वो पूरे हों। और मैंने मुफ्ती साहब से कहा था कि हम कुछ निहाली पुराने इकट्ठा हैं आपके साथ, और हम कोई आंदोलन की बात करें और निहाली अंदाज में वो आंदोलन रहेगा, उस पर अगर आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और मैं तो यही चाहूँगा कि जो इल्ज़ामात मुफ्ती साहब पे लगे कि इन्होंने 5 साल में क्या किया, सही बात तो यही थी कि इनके पास कोई टीम वर्क नहीं सियासी थी, वो अपना चर्चा अपना प्रचार वैसा नहीं कर पाते थे। लेकिन इंशाअल्लाह अब वो अगर एक पत्थर भी कहीं गाड़ेंगे ना तो हम आवाम को बताएंगे देखो मुफ्ती साहब का ये काम है। मतलब आप पूरे तौर से मीडिया में काम को हाईलाइट करने की इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके हर काम को आवाम तक पहुँचाएँ। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी से जावेद अनवर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद अनवर साहब, जैसे कि समाजवादी पार्टी का जो मामला रहा है इलेक्शन 2024 में, तो सबसे पहले हम ये आपसे सवाल लेंगे कि समाजवादी के अखिलेश यादव, इकरा हसन और भी जो प्रचारक थे समाजवादी के, मालेगांव शहर में आने के बावजूद भी समाजवादी ने अपने नहीं आ पाए, तो कहाँ पे आप लोग? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी 2002 के कारपोरेशन इलेक्शन में, मतलब आज से 22 साल पहले, हमने कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी और मालेगांव शहर में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। उसके बाद 2004 के असम्बली इलेक्शन में यूनुस ईसा साहब को हमने उम्मीदवार बनाया था असम्बली के लिए, और उसके बाद हमारी पार्टी मकामी सतह पर हम लोग जो है तो टूट फूट का शिकार हुए। उसके बाद से गए 3 इलेक्शन में हम लोगों को कोई उम्मीदवार ऐसा मिल नहीं सका जिसको हम असम्बली में उम्मीदवारी करा सकते थे। इस मरतबा साथी निहाल अहमद साहब की दुख्तर शानीन साहिबा, उन लोगों ने जनता दल सेकुलर पार्टी उनकी जो थी वो छोड़ करके हमारे साथ आए और उन्होंने तैयारी दिखाई कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। तब हम लोगों को भी लगे, एक उम्मीद थी, यहाँ पर उत्तर भारतीय लोगों की तादाद भी बड़े तादाद में उत्तर भारतीय लोग हैं, और दूसरे भी जो हमारे समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी साहब जो असम्बली में मालेगांव के ताल्लुक से आवाज़ उठाते रहे, कभी भी कोई भी मुसीबत आई तो मालेगांव के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, दौड़ करके मालेगांव चल करके भी आए, इस मालेगांव की गलियों में घूम करके लोगों के दुख दर्द में शरीक रहे। मालेगांव की आवाम जो है कोरोना के काल में बोलो हर वक्त दूसरे लोगों की मदद के लिए रहती है। इसी तरह का एक जज्बा उन्होंने महाराष्ट्र भर में दिखाया और मालेगांव की आवाम अबू आसिम आज़मी को अपना कायद मानती है। ये ठीक है, अलग बात है कि लोकल सतह पर कोई नुमाइंदा नहीं मिलने की वजह से उनकी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमको लगा कि अगर ताकत से इलेक्शन लड़ा जाएगा तो हम उसमें कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो पार्टी की सतह पर जितनी को मुमकिन हो सकता था, यहाँ तक कि पार्टी सुप्रीमो तक को हमने यहाँ पर अवेलेबल किया। अब ये हम उम्मीदवार के साथ बैठ करके उसका देखेंगे कि ये नहीं इतना ख़राब रिजल्ट क्यों आया, हम उसका जायज़ा लेंगे। जावेद अनवर साहब, जैसे कि 12 नवंबर के मामला था और मुस्तकिम डिग्निटी साहब ने काफ़ी सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, मतलब मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा प्रचार किया, तो 12 नवंबर का फैक्टर भी आपकी समाजवादी पार्टी को या निहाली जज्बा भी आपकी समाजवादी पार्टी को कहीं सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आया है? मैंने बीच कैंपेन के अंदर, इलेक्शन प्रचार के दरमियान में मैंने उन लोगों को बार बार टोका कि बैठ करके पहले एक स्ट्रेटेजी, एक हिकमत अमली तैयार करना चाहिए, मगर उम्मीदवार साहिबा जो है वो अपने तौर पर चल रही थी। मैंने बीच में ये भी बताया कि खुद मुस्तकीम डिग्निटी साहब, जिन्होंने थोड़ा सा एक मैच्योर लीडर, एक मंझे हुए लीडर की हैसियत से कुछ काम करना चाहा, मगर उनको भी वैसा सपोर्ट नहीं मिला उम्मीदवार की तरफ से। तो शानीन साहिबा किस नहज पर सोच रही थी, मैं 12 नवंबर ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकता क्योंकि 12 नवंबर के से बोला गया, तो सीधी बात है कि कुछ अगर 12 नवंबर के ताल्लुक से प्लस पॉइंट हमारे हक में है तो कुछ माइनस पॉइंट भी है।
और दूसरे लोगों के हक में भी कहीं ना कहीं 12 नवंबर का पल्ला झुकता हुआ नजर आ रहा था। तब मैंने कहा था कि 12 नवंबर हमारा इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकता। दूसरी बात जो निहाली जज्बे की, तो अभी मैं उतनी टाइम से देख रहा था कि शफीक राना साहब यहाँ पर बैठे हुए, इन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि निहाल अहमद साहब खुद साथ में कंधे पर हाथ रख के अपने बेटे को गली गली ले करके घूमे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा जानशीन बनना चाहता है, मेरी खूबियाँ इसके अंदर, आप इसको वोट दो। तब इस शहर ने 7,500 वोट दिया था। तो निहाल अहमद कि आज जिस तरीके से बोला जा रहा है, आज नई नस्ल को मालूम नहीं है कि निहाल अहमद क्या है, लेकिन उस वक्त जब निहाल अहमद पूरे उरूज पर थे, उस वक्त निहाल अहमद को इस शहर ने नकारा। 3 मरतबा लगातार इलेक्शन में उनकी शिकस्त हुई और वो इलेक्शन में शिकस्त खाते खाते उनकी वोट बतदरीज कम हुई, यहाँ तक कि आखिर में उनके पास उनके बेटे को दिलाने के लिए सिर्फ 7,500 वोट बची और 80 कारपोरेटर की कारपोरेशन में उनके पास सिर्फ 4 कारपोरेटर यानी 5% लोग बचे। तो ये कोई निहाल अहमद साहब की बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत अजीम शख्सियत ठीक है, मगर शहर ने उनके कामकाज को कहीं ना कहीं नकारा। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं भी कुछ दिन रहा हूँ साथ में, तो निहाल साहब की शख्सियत जो है साजिदा मैडम के मालेगांव आने से पहले और साजिदा मैडम के मालेगांव आने के बाद निहाल अहमद की शख्सियत के 2 पहलू हैं। तो ये जो दूसरा पहलू है जिसमें 1995 का आखिरी इलेक्शन जो निहाल साहब ने जीता, उस वक्त निहाल अहमद ने तकरीर करते हुए बोला फतेह के जलसे में कि मेरी जीत में सबसे बड़ा हाथ मेरी अहलिया खानदेश की बेटी साजिदा निहाल अहमद का हाथ है। तो अगर साजिदा ही तुमको जिता सकती है तो फिर वो साजिदा जिताए। उनके सारे वर्कर दूर हो गए और 99 से ये इलेक्शन हारना शुरू कर दिए। तो कोई निहाली जो असल में जिताने वाले जो निहाली थे वो 1995 में इस जुमले के बाद से उनका साथ छोड़ दिए और अब उसमें से बहुत सारे गुजर गए, दुनिया से रुखसत हो गए, बहुत सारे जो है तो उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली उम्र की वजह से। और फिर जो कुछ बातें उनके ताल्लुक से बताई जाती है मावराई गैर ख्याली, तो इस तरीके से होता नहीं है कि लोग नौजवान भी है जो नहीं जानता, मगर अगर वो बोलते हैं कि निहाल साहब में इतनी सारी खूबियां थी तो हमारे बाप दादाओं ने उनको वोट दे करके जिताया क्यों नहीं, हराया क्यों हमारे बाप दादाओं ने। राणा साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की 75 वोटों से जीत बताई जा रही है, तो आप इसको कौन सा फैक्टर मानते हैं? जैसे शहर में जो फैक्टर चला है, तो आप इसको कौन सा फैक्टर मानते हैं कि इतने 75 वोटों से जीत मुफ्ती साहब ने दर्ज करवाई है? नहीं, मैं पोलिंग से एक दिन पहले मैंने एक जगह पर इंटरव्यू में मैंने जो शहर का नज़ारा पेश किया था कि जो ज़मीनी सतह पर जो दिखता है आदमी उसी को बोल सकता है, लोगों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, लोगों के दिलों में क्या है, वो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जो नज़ारा दिख रहा था टेक्निकली, जो इलेक्शन लड़ने के लिए आमतौर पर लीडरान और उम्मीदवार करते हैं कि वर्करों की टीम खड़ी करना, पोलिंग एजेंट की नामजदगी, वोटरों की सहूलत के लिए रिक्शा वगैरह का सवारियों का इंतज़ाम करना, इन सब तैयारियों में मुझे कहीं पर मुफ्ती साहब के लोग बराबर काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे और इन सब फैक्टर में शेख आसिफ साहब 1 नंबर थे। मुझे लगा कि लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये सब नहीं हुआ, यहाँ तक कि मालेगांव में जहाँ बहुत ज़्यादा इन्हें एक तरफा मानने वाले थे शोभादाई बच्चाओं के, वहाँ पोलिंग एजेंट तक कई पेटियों पर नहीं थे। उसके बावजूद शोभादाई बच्चाओं को वोट मिली। तो मैंने ये कहा था कि अगर जो लोग मुफ्ती साहब के हक में, अगर वर्करों की टीम न होते हुए भी, सवारियों का इंतज़ाम न होते हुए भी, ऑटो की चिट्ठियाँ उनके घर तक न पहुँचते हुए, अगर वो खुद से वो चिट्ठियाँ तलाश करके अगर अपने पैसे से रिक्शे पर बैठ करके अपनी फैमिली को लेके गए और उन्होंने जाकर वोट दिया, तब मुफ्ती साहब के लिए चांस भी है। वरना जो इंतज़ामी अमूर दिख रहे हैं उसमें तो बड़े मार्जिन से हारने के आसार दिख रहे। आप मेरे बोलने के दूसरे दिन जब पोलिंग हुई तो पोलिंग के दिन पूरे शहर ने ये नज़ारा देखा कि चंद मखसूस इलाकों के अलावा कहीं भी पोलिंग बूथ के ऊपर महाज पर डटे हुए नज़र नहीं आए मुफ्ती साहब के वर्कर। तो पूरा शहर तजब्ज़ब में था कि हो क्या रहा है। लेकिन मैं देखता था कि जो वोट देने के लिए जा रहे हैं, शोर शराबा वर्करों का, रिक्शा वालों का रोड पर था, मगर जो वोटर जा रहे थे इन शोर शराबों से परे उनकी तरफ न थे, वो ध्यान न देते हुए अपना जा रहे थे, वोट दे रहे थे और निकल रहे थे। तो मतलब ये कि वर्करों के शोर शराबे से वोटिंग नहीं होती, वोटर अपना एक मिजाज बनाता है, अपना एक फैसला करता है। और जो शोर शराबा था वो एक मखसूस नज़रिए का था, जो मैंने बोला कि इख्तिलाफ राय हो सकता, सियासत में तुम इख्तिलाफ राय करो, मगर इस इख्तिलाफ को तुम नफरत की शक्ल में मत देखो। तो शेख आसिफ के वर्करों के खिलाफ अगर कोई बोलता था, शेख आसिफ के खिलाफ, तो उनके वर्कर उसको नफरत की नज़र से देखते थे। ये तरीका अच्छा नहीं था, इस शहर को वो तरीका अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला ठीक है, तुम एक भीड़ करके, हुजूम जमा करके तुम हमको दबाने की कोशिश करोगे, वोट के दिन
जब हम वोट देने जाएंगे तो हमारा इख्तियार रहेगा, लोगों ने अपने इख्तियार दिखा दिया। शफीक राना साहब, क्या आप भी मानते हैं कि लोगों ने शेख आसिफ को शिकस्त के लिए मतलब यही सब जो जज्बे की सियासत है या बदले की सियासत जो हुई है शहर में? देखिए, शेख आसिफ साहब को जो वोट मिली है उसमें ऐसा लगा नहीं कि कोई बदले का, लेकिन जिस ढंग से शेख आसिफ के वर्कर और जो नशा करके कुछ लोग शहर भर में धींगा मस्ती करे, उससे भी उसकी वोट खराब हुई। बहुत सारे इलाकों में रात में 5-25 लोग गाड़ियों पर चलना, मुझको इस इलाके से भी मालूमात मिली कि यहाँ भी कुछ लोग ऐसा था, गाड़ी पे रोज़ आना, यहाँ 5-25 लोग इकट्ठा हॉर्न बजाते, धूमधाम चिल्लाहट चीखो पुकार करते थे। उससे भी ख़वातीन नाराज़ हुए और वो एक सबब बड़ा बना शेख आसिफ की हार के लिए कि जो नाराज़गी जाहिर की गई वो वोट के दिन, पोलिंग के दिन जाहिर की गई, जो खामोशी से वोट दी गई। मुफ्ती साहब की जीत के पीछे कौन सा फैक्टर रहा है? ऐसा है, मुफ्ती साहब की जो वोट है ना, वो आस्था वाली है, अकीदत वाली है। उसके बाद जो हम जैसे लोग उनके साथ जुटे, आप यकीन मानना, अगर समाजवादी को 15,000 वोट मिल जाती, जबकि उनके सोच ये थे कि 25-30 हज़ार वोट हम ले जाएंगे, वो अगर 15 भी ले आते तो मुफ्ती साहब तो हार जाते। लेकिन हमने जिस हिकमत अमली से समाजवादी को दबाया और निहाल साहब का नाम लेने वालों को जिस तरह हमने बताया कि तुम निहाली नहीं हो, तुम निहाल साहब के नक्शे कदम पर नहीं चलते, हम निहाली हैं। और हमने कहा कि, मैंने कहा हम हलाली निहाली हैं, और हमने बता दिया कि हलाली निहाली क्या है, ये रिज़ल्ट बता दिया। नाजरीन, ये थे शफीक राना साहब और जावेद अनवर साहब, हम आप लोगों के बीच मौजूद थे मानव समाचार से लाइव। अभी रिकाउंटिंग के बाद भी हम शहर के हालात पे और इलेक्शन नताइज के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जब तक कि मैं अलविदा लेता हूँ मानव समाचार से। और जावेद अनवर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, शफीक राना साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे बीच जो हमारे मेहमान जा चुके एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब और साथ ही में डॉक्टर अखलाक साहब, हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो साहिबान ने भी हमें अपना कीमती वक्त दिया है। मैं अलविदा लेता हूँ, शुक्रिया। अमजद खान, कैमरामैन शहबाज के साथ।